शो में। करप्शन के खात्मे के लिए अदम बर्दाश्त की पॉलिसी, चेयरमैन नैब पुरअज़म। अरकान असेंबली ब्यूरोक्रेट्स की बेनामी जायदादें, हैरान कुन हकायक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक बड़ा अहम बयान और स्टेटमेंट चेयरमैन नैब के अभी भी सामने आई और बार बार उस अज़म का इजहार जिसमें वो कहते हैं जी कि करप्शन के खिलाफ जो जंग है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, इराडिकेट करेंगे इस वक्त तमाम एलिमेंट्स को। और ये बात आज भी प्रेस रिलीज में हाईलाइट हुई कि बिलखुसूस ऑपरेशनल हवाले से, प्रोसिक्यूशन के हवाले से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से या उन तमाम दीगर जावियों से अगर आप देखें तो नैब की कारकर्दगी के अंदर किन पैमानों और किन जो एसओपीज और स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स जो हैं उसमें क्या बेहतरी आई है, इस पर उसको हाईलाइट किया गया है। पाकिस्तान की आलमी सतह के ऊपर करप्शन इंडेक्सेस का हवाला दिया गया इस रिपोर्ट में और इसके साथ साथ एक बार फिर वो जो 60% पाकिस्तान के अवाम ने इस मजमूई तौर पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया, सेटिस्फैक्शन का इजहार किया नैब की कारकर्दगी पर। ये वही नैब है जो हम कह सकते हैं कि यकीनी तौर पर मुर्दा हो चुकी थी, मैयत बन चुकी थी, जिसको दोबारा जिंदा किया गया। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड एक्शन जो है हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, आज मैं आपको बता चलूं क्योंकि आज भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से एक अहम दस्तावेज है, इस वक्त एक कॉल अप नोटिस जारी किया गया है और इसमें लगभग तकरीबन 20 अफसरान शामिल हैं जिनके खिलाफ आप जिनके नाम भी देख रहे हैं, जिनके नाम ये कॉल अप नोटिस जारी हुए हैं। ये हैदराबाद रीजन से ताल्लुक रखते हैं और इस रीजन के हवाले से और बिलखुसूस जो 2011 के अरसे में जो इस वक्त एमनेस्टी स्कीम आई थी उस जमाने में जो वहां पोस्टिंग थी रीजनल हवाले से, उनको इस केस में तलब किया गया है। इसी तरह मैं आपको ये बता रहा हूं कि अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है तो मुल्तान के अंदर भी एक और कॉल अप नोटिस है जो आपको दिखाते चलें, जो मुल्तान में जारी हुआ है और ये पब्लिक हेल्थ जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इस हवाले से जो है एक अफसर को जारी हुआ है। तो हर शहर में अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि हैदराबाद, मुल्तान ऐसे शहर हैं, क्योंकि हम लाहौर का जिक्र तो करते हैं, कराची का जिक्र तो करते हैं, लेकिन हैदराबाद और मुल्तान का जिक्र नहीं होता यहाँ पे। तो इधर भी इस पर जो है कार्रवाई चल रही है। मुल्तान में तो मेगा करप्शन जो स्कैम है मुल्तान मेट्रो का वो भी इस पर चल रहा है। एक अहम तरीन इन्वेस्टिगेशन और है और जिसका ताल्लुक बेनाउंस से है और जिसका ताल्लुक जो है वो उन जायदादों से है जो इस पर बेनामी बनाई गई है, इस पर मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से। लेकिन मैं उस इन्वेस्टिगेशन जो आज शो का थीम है मैं उस तरफ आऊंगा, लेकिन पहले चेयरमैन नैब ने जिस अज़म का इजहार किया है ना, जरा ये सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। 70 साल हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा हमारे मुल्क को वजूद में आए हुए। तो जो शहाना अंदाज हैं जो मुल्क और अवाम की बर्बादी का सबब बने हैं वो अब कंटिन्यू नहीं रहेंगे। मतलब ये जो लोग इसको सुन रहे हैं, जहां तक ये पैगाम पहुंचेगा, ये इनमैटीरियल है कि कोई किस ओहदे पर फायज रहा या कोई किस ओहदे पर काम कर रहा है। एहतसाब होगा तो वो बिला तफरीक होगा या फिर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बात जो है वो हवालदार, थानेदार या पटवारी से शुरू होगी। अब बात ऊपर से शुरू होगी और वो अरबाब इख्तियार जो इनके जिम्मेदार हैं, सबसे पहले बासपुर्स उनसे होगी कि आपने इतना लैटिट्यूड क्यों दिया कि नीचे से करप्शन का पौधा न सिर्फ पनपता रहा बल्कि अब वो एक कदावर दरख्त बन चुका है। जब बासपुर्स ऊपर से शुरू होगी तो यकीनी तौर पर आंसू, चीखें, वो तमाम भी हम इस पर सुन रहे हैं जो उसकी इम्प्लीकेशंस हम कह सकते हैं जो हमें नजर आ रही हैं अक्रॉस द बोर्ड। और मैं एक इन्वेस्टिगेशन जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा था कि जिस तरह जिसमें ब्यूरोक्रेसी के तकरीबन 80 नाम हैं और 130 ब्यूरोक्रेसी के 130 नाम हैं और साबिक एमएनएज और हाजिर एमएनएज में तकरीबन 80 नाम है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी बेनामी जायदादें, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अहम तरीन तहकीकात अहम तरीन मराइल में है। और हम कह सकते हैं जी कि लिस्ट वाइज ये काम हो रहा है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी। इस हवाले से मजीद तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जरूरी है कि आप एक ब्यूरो ने मिसाल देखिए, आहद चीमा के एसेट्स की ये जो लेटेस्ट रेफरेंस में तफसीलात आई हैं वो एक तरह से आप कहें जी कि अलार्मिंग है। इस वक्त उसके तकरीबन 22-25 से ज्यादा असासे हैं जो हाफजाबाद, लाहौर,
इस्लामाबाद और तमाम दीगर शहरों में, जिसके अंदर उसके अपने नाम पर, उसकी अहलिया के नाम पर, उसके बहनोई के नाम पर, उसकी बहन के नाम पर, उसके बहनोई के भाई के नाम पर जायदादें हैं। तो ये जो, और ये पाकिस्तान में जायदादें, जो बैरून मुल्क अकाउंट्स हैं वो अलग हैं, और ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट है जो शहबाज शरीफ साहब के मातहत काम करता था। नाउ जब ये ब्यूरोक्रेट या मातहत अफसर का हाल है तो आगे क्या हाल होगा। और जिन 130 की फहरिस्त मैं आपको बता रहा हूं कि ब्यूरोक्रेट्स की और तकरीबन 80 MNAs की और बन चुकी है, वो करना जरूरी है इस टेम्पलेट को सामने रखते हुए, क्योंकि अगर एक ब्यूरोक्रेट इतनी जायदादें बना लेता है एक मामूली सी तनख्वाह से, जिस शहाना अखराजात की चेयरमैन नैब ने बात की, तो दीगर हवाले से जो इस वक्त है क्या हो रहा होगा। हम एक और आपको साउंड बाइट सुनाते हैं जी, इंपॉर्टेंट, और ये साबिक सदर अली साहब की है। वो भी इस वक्त शोर कर रहे हैं, वो लेकिन नवाज शरीफ साहब को कहते हैं जी कि केसेस उस जमाने में बने, लेकिन ये एहतसाब का शोर हो रहा है जी इस वक्त। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब बिला तफरीक एहतसाब हो रहा है। लेकिन जरदारी साहब ने, एक्स प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, लेट्स हियर दिस आल्सो। जो आज मैं केस जिसमें भुगत रहा हूं, उसकी नेट से FIR उतार के देख लें तो वो मियां साहब का ही शुरू किया हुआ है। जो NRO जिसके खातिर समझते हैं कि मैं बेनिफिशियरी था, वो तो लास्ट चीफ जस्टिस ने खत्म कर दिया। मुझे तो वो केसेस फिर भुगतने पड़े। और एक और फहरिस्त भी हमारे पास है इस पर, जिसमें उन तमाम अहम तरीन केसेस का अहवाल है जिसके अंदर बिला तफरीक तमाम पार्टीज के लोग हैं जो केसेस नैब में इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है या फिर आगे रेफरेंस के स्टेज में आ चुके हैं। अब वजह यही है जी इस वक्त कि शायद शोर और इस वजह जो चीखें हैं इस वक्त, जिसको हम आगे और बेनकाब भी करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक फहरिस्त तो वो है जिसमें ब्यूरोक्रेसी के अहम नाम शामिल हैं जिन्होंने जायदादें बनाई हैं। aha चीमा एक मिसाल है, लेकिन इधर जो एसेट्स हैं, इधर जो एसेट बियॉन्ड मीन से केस हैं, इधर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के केसेस हैं, जिसके अंदर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार से लेकर इस वक्त के वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का नाम है। इसमें बलूचिस्तान के 2 अहम वज़ीर आला साबिक का नाम है। और ये बता चलो जी, कुछ कहते हैं लोग कि कुछ लोगों ने अफगानिस्तान तक में जायदादें बनाई हैं इस वक्त, और इसमें शौकत तरीन साहब का नाम है, इसमें साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब का नाम है। ये वो केसेस हैं जो नैब में इस वक्त या तो रेफरेंस के फेज में हैं या इन्वेस्टिगेशन के फेज में इस वक्त जो है या फिर ये इंक्वायरी के इनिशियल स्टेजेस के अंदर है। मुश्ताक अली सानी से घर से बहुत सारा पैसा बरामद हुआ था। अनवर सैफुल्लाह जुल्फिकार बुखारी जो इमरान खान साहब के करीबी दोस्त हैं, इसी तरह इसमें डॉक्टर बाबर अवान साहब का नाम भी है जिनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन है नंदीपुर केस के हवाले से। बाबर गौरी साहब का नाम है, एक्स मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग है। जियाल अंजार, उसके अलावा अस्मा अरबाब आलमगीर, परवेज हटक, जिनको कल भी एक समन जो है इस वक्त हमारे सामने आया, जिसके अंदर जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, उनको उसमें तलब किया गया। और इसी तरह अलीम खान जो कि इस वक्त MP हैं और लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं पंजाब के, और इनके हवाले से भी एक इन्वेस्टिगेशन नैब में इस वक्त जो है चल रही है। तो दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, दिस इज हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड। मेरे साथ इस वक्त अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं लाहौर से, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब सीनियर माहिर कानून हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब सीनियर तजनिगार, और राजा आमिर अब्बास साहब कुछ ही देर में साथ होंगे। अजहर सिद्दीक साहब, मैं हैरान हूं एक आदमी के एसेट्स देख के कि इतने हैं, और लेकिन मैं खुश हूं इस बात पे कि सुनने की ऐसी खबरें कि तकरीबन 150 या 130 ब्यूरोक्रेट्स की और फहरिस्त बन रही है जिनकी असासे इसी मालियत में है अरबों खरबों की तादाद में, और उसमें सियासतदान भी शामिल अलग हैं वो। तो ये आपकी इत्तलात इस बारे में क्या है अजहर? पहले तो हमें ये बताइएगा सर। बहुत शुक्रिया। बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। मुझे ज़रा ये बात फिक्रा अच्छा भी लगता है, और हालात और वाक़यात भी ऐसे ही है जी। आपके प्रोग्राम में बहुत पहले 2-3 चीज़ें बात कही थी, और ये कहा था, ये भी साथ कहा था कि एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है कि किसी के अगर ब्लैक एसेट्स हैं, सफ़ेद धन नहीं है, वो अपना सफ़ेद कर ले, और उसके बाद आगे जो काम अब चलने जा रहे हैं। इमरान एक बहुत मुश्किल एरा में वज़ीर आज़म के लिए, इस काम के लिए आया है, और पाकिस्तान में शायद ऐसा वज़ीर आज़म इस कॉन्टेक्स्ट में ना आए जो अकाउंटेबिलिटी क्रॉस बोर्ड करना चाहता है और वो किसी इस पर कॉम्प्रोमाइज़। उसका नुकसान एक ये भी हो रहा है कि मुश्किल फ़ैसले लेने जा रहे हैं। अगर ये मुश्किल फ़ैसले ले लिए इमरान खान ने, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नैब ने, FIA ने, तो ये ज़हन में रख लीजिएगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकॉनमी में ये जो ब्लैक इकॉनमी का कॉन्सेप्ट है, अगर सिर्फ ये माइनस कर दें तो आई डोंट थिंक सो आपका डॉलर कम हो बेच नहीं तो 80 रुपए या 80 रुपए से नीचे आ सकेगा, कि इतना काला धन है। अगर वो पाकिस्तान हो गया तो उसका रिजल्ट आपको ये मिलना है। उसके लिए ये इब्तदा हुई है, और इब्तदा ये अच्छी इस कॉन्टेक्स्ट में है कि ये तो अभी ये तो 100 अरब की बात कर रहे हैं, ये तो बात चलनी है हजारों अरब में, या जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं।
इशू ये है कि वो डाटा पहले शेयरिंग नहीं होती थी। सबसे पहले इंग्लैंड में आपने शेयरिंग देखी और आपने आपके सामने वो पिछले दिनों वो जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से जो साहब थे वो केस सारा आपके सामने आ गया। अब इशू ये है कि पाकिस्तान बाकी ममालिक के साथ भी, स्विट्जरलैंड के साथ भी, अपना यूएई के साथ अच्छे हालात थे कि वो जो पनामा के केस में जो असल जो बात थी वो अकामा का मकसद ये था जो आपने आइडेंटिटी विदहोल्ड करनी थी। जो एसेट्स आपके पूरी दुनिया के अंदर हैं वो एज ए पाकिस्तानी नहीं खरीदे, आपने अकामा पे खरीदी हैं ताकि आइडेंटिटी आपकी सामने ना आ सके। अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये अजब करप्शन की गजब कहानी नहीं, कोई नावल बहुत, यानी इमरान सीरीज की तरह से तो कोई हजारों सैकड़ों वॉल्यूम छपेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये चीजें सामने आएंगी। सवाल है कि आप क्या जा सकते हैं उस हद तक, आप करना चाहते हैं। यहां आपने देख लिया कि जरदारी साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान लॉयर्स फोरम के हवाले से था तो इशू वहां सिर्फ इतना था कि 184(3) को कटेल किया जाए रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में। असल बात जो थी कि वो जो छींटे हैं ना करप्शन के वो सिर्फ उन तक नहीं, इससे पहले आपने असवद यार वली के हवाले से आपने बाकी एएनपी के लोगों का भी सुन लिया कि इनकी भी दुबई के अंदर इतनी जायदादें हैं। अल्ताफ हुसैन के बारे में आपके सामने डाटा आ चुका है। अभी आने वाले की तरफ हमें कहा जा रहा है तो आप डाटा देखेंगे। आता हूँ वापस और राजा आमिर अब्बास साहब और गजनफर साहब भी साथ हैं, हम गुफ्तगू जारी रखते हैं और आपको बता रहे हैं और ये बिलखुसूस फोकस करेंगे कि ये जो मुतबादिल इकोनॉमी बन चुकी है ब्लैक मनी और ये तमाम चीजों की, इसको कर्टेल डाउन करने के लिए इकदाम क्या है जो नैब उठा रहा है इस वक्त, और ये फहरिस्तों में जो लिखी है चीजें ये क्या हैं, करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने दो ब्यूरोक्रेट्स की इस वक्त कहानी रखी है। एक आज चीमा के एसेट्स दिखाएं, फवाद हसन फवाद के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब की रिमांड रिपोर्ट थी लेटेस्ट, वहां हवाला दिया गया जी किस तरह कॉन्प्रो से उन्होंने इस वक्त मुबैना तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस रिपोर्ट पे तो है लिखा है कि ही टुक मिलियंस इन ब्राइब वहां से, और उधर की इन्वेस्टिगेशन उस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है जो आपको इस वक्त दिखाएंगे भी हम, कि शहबाज शरीफ साहब की रिपोर्ट पे लिखा है कि उनसे कहा गया कि वो इस वक्त कॉन्प्रो से उन्होंने रिश्वत मांगी और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है मजीद होनी चाहिए। इसी तरह से इस रिपोर्ट के अंदर और हवाले से भी 5 करोड़ रुपए रिश्वत और लेने का एक और जगह जिक्र है इस वक्त। तो ये सब कुछ हो रहा था, ब्यूरोक्रेसी के दो अहम नाम फवाद हसन फवाद और हाज चीमा ये कर रहे थे, तो ऊपर वालों ने क्या किया हुआ था, कुंडी लगा के दरवाजा बंद कर दिया था, हाँ जी जितनी लूटमार करनी है करो। क्या हो रहा था आखिर? राजा आमिर अब्बास साहब, ये दो ब्यूरोक्रेट्स की कहानी है, इससे क्या हमें, ये तो सिर्फ सिरा है, क्या है आगे पता नहीं कितना लंबा समंदर है, क्या है ये राजा आमिर अब्बास साहब? देखिए, ये वही चीज है कि जिससे आपके मुल्क में डॉलर 130-135 पे चला गया। ये वही चीज है कि जिससे आपकी मुल्क की इकॉनमी पिछले 30 बरसों में कहां से कहां चली गई। एक जमाना था कि हमने जब चाइना के शुरू में 70s में चाइना को लोन दिया करते थे, ये वही हुआ जो PIA के साथ हुआ, ये वही है जो स्टील मिल के साथ हो रहा है, ये वही है जो के इलेक्ट्रिक के आपके सामने किकबैक्स और 20-20 मिलियन के आ रहे हैं। देखिए, ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से इस मुल्क की इकोनॉमी तबाह हुई। ये वही चीज़ है कि आप IMF से 30,000 अरब के लोन लेते हैं और वो लोन कहाँ जाते हैं? ये वही पैसा है, वहाँ से बोरिंग करके यहाँ से इनकी अपनी पॉकेट कर लिया जाता है, करप्शन के जरिए बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ खरीद ली जाती हैं। ये तो अभी आपने 2 ब्यूरोक्रेट्स की निशानदेही की। अभी अगर हम सिंध में देखें, KP में देखें, पंजाब में और बलोचिस्तान में, तो आपको सैकड़ों ऐसे मिलेंगे। आपको रेसानी आप ही के प्रोग्राम में हमने देखा था कि घरों से करोड़ों रुपए की कैश निकलती है, 10-10 उनके बंगले निकलते हैं। पाकिस्तान की कोई हाउसिंग सोसाइटी ले लें, कोई पॉश एरिया ले लें जिसमें किसी इन ब्यूरोक्रेट्स के, इनका नहीं बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के घर ना हो। ये ब्यूरोक्रेसी जो सी है, ये करप्शन क्यों करती है? ये उस वक्त करती है कि जब ऊपर से इनको मिनिस्टर और उससे ऊपर वजीर आजम साहब कहते हैं कि जनाब हमें भी ये काम करवाना है, हमें भी इतना पैसा चाहिए। ये वही वजह है कि आपके मुल्क के साबिक सदर फेस कर रहे हैं नैब के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस। ये वही वजह है कि आपके पिछले वजीर आजम
इस वक्त सजा काट रहे हैं। ये वही वजह है कि 2 दफा के वजीर आला पंजाब के इस वक्त नैब की कस्टडी में है। ये वही वजह है कि जो आपने इतने नाम गिनवाए अपने इंट्रो में, कौन से सूबे का वजीर आला है जिसका नाम नहीं आ रहा, इसमें एक एक नहीं 2 आ रहे हैं, सिटिंग वज़ीर आला के नाम आ रहे हैं। तो जनाब सुफियान साहब, ये वो हमारे मुल्क में जो नासूर है करप्शन का, जिसके वजह से इस मुल्क की इकॉनमी तबाह होगी, हमारे बच्चों के फ्यूचर इसमें उसके ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए जो इस मौजूदा हुकूमत ने ऐलान किया है, जब वो कहते हैं कि हम करप्ट लोगों को, डाकुओं को पकड़ेंगे, तो आपको जो ये एक नजर आता है कि जी ग्रैंड अलायंस हो रहा है, ये क्या ग्रैंड अलायंस हो रहा है? ये ग्रैंड अलायंस अगेंस्ट इसलिए हो रहा है कि हमारे केसेस बंद कर दिए जाएं, हमें FIA तंग ना करे, हमें नैब तंग ना करे। ये वो ग्रैंड अलायंस हमें नजर आ रहा है। तो अगर तो इस चीज को खत्म ना किया गया तो फिर आपके मुल्क में बेहतरी की तरफ कोई उम्मीद नहीं। आपने हालिया देखा कि सऊदी अरब जैसे मुल्क में क्या हुआ, उन्होंने करप्शन को रोकने के लिए दोबारा रिकवरी की। किन से की? शहजादों से की, मिनिस्टर्स से की, तमाम हाई लेवल के लोगों से की। आपने मलेशिया में देखा कि महातीर आते ही नजीब जो वहां के वो थे, उनको पकड़ लिया गया। आपने देखा कि इसके अलावा चाइना में खुद क्या हुआ। तो ये वो चीजें हैं सफियान साहब कि जो हमारी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के अलावा स्टेट ने, देखिए गवर्नमेंट जितना भी करे, इस स्टेट ने अगर रहना है और इस स्टेट ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान ने तरक्की की तरफ जाना है। और अब इन चीजों की मुझे तो बड़ी पॉजिटिव उम्मीद है कि ये करप्शन का नासूर अब खत्म होगा, ये लोग पकड़े जाएंगे। बेशक जितना मर्जी चीखे चलाए, बेशक जितनी मर्जी जमहूरियत को खतरा हो, लेकिन जो है अकाउंटेबिलिटी, दैट इज मस्ट और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको इन्होंने करना है। एग्जैक्टली लेकिन ये गजनफर साहब, अगर जो हम देखते हैं अब जो फहरिस्त है एसेट्स की पेजेस के अंदर एक ब्यूरोक्रेट की, सर ये तो मामला जब सामने आ गया ना कि चले किसी की कंप्लेन हुई, एक केस सामने आया मेन स्ट्रीम में, फिर नैब ने तहकीकात करी तो उसके एसेट्स निकल गए। सर ये असखुद एक कोई फहरिस्त बन नहीं है कि A, B, C के आप कैटेगरीज बना के उनके एसेट बियॉन्ड मीन्स को जांचने के लिए बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन थोरो लॉन्च की जाए, ताकि किसी कंप्लेन के बगैर और किसी मीडिया में न्यूज के बगैर हमारे पास ये डाटाबेस हो कि किसने कितनी जायदादें बनाई हैं। आप नहीं समझते कि ये प्रिवेंटिव और समझ लें आप प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए अगेंस्ट करप्शन, वरना कोई फायदा नहीं है ये इस तरह एक कंप्लेन आई और आपने उठाया और केस आगे खत्म। गजनफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सुफियान साहब, हमारे यहाँ ये जो करप्शन का नासूर है जिसकी तरफ तमाम चीज़ें पॉइंट आउट होती रही हैं, और ये इस दौर में नहीं, इससे पहले वाले दौर में और उससे पहले वाले दौर में जो चीज़ें हुई हैं उसमें तमाम की तमाम चीज़ें कल्मिनेट इसलिए होती रही हैं या वो एक दूसरे से तक़वियत इसलिए लेती रही हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा कानून एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ना आपके ब्यूरोक्रेट्स के लिए, ना आपकी बाकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और ना ही आपकी जो इलेक्टेड मेंबरशिप है, यानी आप जो इलेक्ट आपकी जो MPs MNAs जो हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो जिससे पहले फॉर्म जमा कराया करते थे, वो फॉर्म मनोवन तस्लीम किया जाता था। इलेक्शन कमीशन ने हालांकि कहा कि आप हमें एक ऐसा सेटअप बना दें जिसके जरिए हम लोगों के एसेट्स वेरीफाई कर सके, जिसमें कोई FBR के हों, कुछ वो इंटेलिजेंस के हों, कोई ऐसे लोगों को प्रपोजल दिया, वो डॉर्मेंट पड़ी रही। तो हमारे यहाँ दोनों साइड से आप फॉरवर्ड भी देखें और बैकवर्ड भी देखें, यानी लीडर्स से जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ, ऑफिशियल से लीडर्स की तरफ, दोनों एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं चीज़ों को आगे लेके चलने में। कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बाइंडिंग है। अब दुनिया में एक और चीज़ बड़ी डेवलप हुई है कि अगर कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है तो वो कंपनी जो है वो उसको कमीशन को जो है वो बिडर मनी के तौर पर रख लेती है। वो एक एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है। लोग कहते हैं जी आपने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिलाया किसी ब्यूरोक्रेट ने या किसी अपना पॉलिटिशियन ने, तो वो जो उसको जो है गुडविल मनी उसको पे होगी। अब ये जो चीज़ें, और उसके बाद आपने पाकिस्तान के अंदर तो आपने देखा कि पैरेलल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कब से चल रहा था कि आपका एक चीज़ तो लीगल इंपोर्ट होकर आती थी, दूसरी तरफ आपने बाड़ास बना दिए, आपने अपने शहरों के अंदर स्मगलिंग की मार्केट बना दी, एक वहाँ पे इनफॉर्मल इकोनॉमी चल रही होती जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें चलती रहीं। तो अभी बुनियादी तौर पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप ऐसे लॉज इनेक्ट करें, वो कवानीन बनाए जिन कवानीन के ज़रिए जो आप बात कर रहे हैं प्रोएक्टिव भी और पैसिव भी, वो दोनों चीज़ें कवर हो सके, यानी चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ऐसा हो
अभी ये देखिए यहाँ पे जो आपके रिसेंट जो अप्रोच गवर्नमेंट ने अपनाई है, जो ज़मीनें वागुजार कराई जा रही हैं लोगों से, और हमने कहीं एटम बम का नाम सुना था, यहाँ कोई मंशा बम भी था जो चीफ मिनिस्टर की नाक के नीचे बैठा हुआ था और कब्जे करता था, और कितनी लैंड अराजी, क्या उसके लिए कोई कानून मौजूद? जब चीफ मिनिस्टर ही सो जाए, जब आपका प्राइम मिनिस्टर ही सो जाए, जब प्राइम मिनिस्टर ही अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बाहर जो अखबार छपा है, जो अपना आर्टिकल छपा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, वो भी आपने पढ़ लिया होगा। अब ये तमाम चीजें हम, अब दुख की बात यह है कि आज भी ये सारी चीजें जानते हुए पाकिस्तान पब्लिक भी इनसे जो है वो एक, मैं कहता हूं कि वो भी उनके इन चीजों पे खामोश रख के इन पे आंखें बंद की हुई हैं। नोबडी इज बॉदर्ड कि मुल्क की दौलत को किस तरह खाया जा रहा है, और जो खा रहे हैं लुटेरे और जो वल्चर्स हैं जो उसको खा रहे हैं, उनको इतने लंबे लंबे प्रोसेस से गुजारने की जरूरत नहीं है। इन लोगों की अगर जायदादें डिटेक्ट हुई हैं तो आपको अभी सामने मातीर की मिसाल है, आपके सामने टर्की की मिसाल है। यार वो जब अर्दगान आया था उसने किस तरह दौलत रिकवर की थी, और फिर वो कहता है IMF वो कहता है कि हमसे आके लोन लो। ये जो लॉन्ग प्रोसेस है ना, जो आप ये लोगों को छुड़वाने के लिए है, ये लंबे लंबे जुडिशियल चीजें जो चलती हैं, पेशियां जो चलती हैं, नैब जो कर रही है, भाई होगी, अब उसको ट्रायल स्टेज पे लेके आए, वो आपके पास प्रूफ मौजूद। यहाँ तो लोग प्रूफ में जाते हैं अंदर तो फिर पता चलता है उसकी बात की वो तो बिल्कुल गुनाहगार थे, उनको तो बाहर किसी ना किसी सर रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं ना यहाँ पे, तो लकूनाज होंगे जी सर, यहाँ पे तो रिकॉर्ड भी जला दिए जाते हैं ना कि सबूत ही नहीं रखते आगे, को कंट्रोल करना पड़ेगा। सही बात है, एग्जैक्टली जिस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो नहीं आता कि आने वाले दिनों में 10 सालों में भी हम और लोग खाते रहेंगे पैसे। इस मुल्क को तो लोगों ने मतलब है वो अपने बाप की जागीर समझा हुआ है ना, कि खाओ एक कॉन्ट्रैक्ट लो। अभी आखिर IMF का जो लोन लिया था उससे क्या पाकिस्तान की किस्तें पे, उससे तो इनकी अपनी जायदादें बढ़ी है, और सारों की बढ़ी है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या आप देखें नवाज, क्या बाकी लोगों को देखिए, क्या उन लोगों ने जिन्होंने वफादारियां बन के इलेक्शन। बात यह है कि हमको एक सिस्टम ये डिवाइस करना है कि एनीबॉडी हु इज सस्पेक्टेड ऑफ स्टीलिंग द वेल्थ ऑफ पाकिस्तान के लोग, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बस ये शुड बी अ ब्रॉड प्रिंसिपल। वो अगर जब उसकी जायदादें बियॉन्ड एसेट होगी, फिर क्या है यार कि अब उसमें उधर में जाओ, अब दूसरी जगह पे जाओ, अब दूसरी कोर्ट में जाओ, और आखिर में पता चलता है कि वो बंदा तो कहता है विक्ट्री का साइन बनाता है, लोगों को मारता है, विक्ट्री का साइन बनाता है, बाहर आ जाता है। हम पीछे से हमारी पब्लिक है वो सही बात है, लेकिन ये जो सर ये साहब ये जो बात गजनफर साहब कर रहे हैं, पब्लिक भी उतनी मिली हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो गजनफर साहब ने हाईलाइट की है। लेकिन साहब ये मतलब ये जो अब जैसे मिसाल के तौर पर अब ये जो फेहरिस्त है हमारे सामने इस पर, जिसमें वो तमाम मेगा केसेस हैं जो इस पर अहम तरीन सियासतदानों के खिलाफ चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा सुनने के 80 से 82 ऐसे MNAs हैं जो साबिक और हाजिर सर्विस है जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी जायदादें, ये अगर सब हो किस तरह रहा है? यानी कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा जाते हैं ये उनके पास और उससे ये जायदाद बनाते हैं बेनामी, क्या नौकरों के नाम बनाते हैं, किसके नाम बनती है, क्या हो, ये किस तरह काम करता है ये प्रोसीजर पूरा जो अरबों रुपए जा रहा है पाकिस्तान से? अजहर साहब सैफान, दो तरह से बेसिकली है। एक है हमारे यहाँ जो कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, और ये इसका फायदा ये उठाते हैं पैरेलल अकाउंट। वैसे बेसिकली देखिए दो तरह से है। एक तो है कि आप टैक्स एविजन से करते हैं, अगर शुगर मिल आपकी है तो आपने अकाउंट साथ लगाए हुए हैं, वो डबल अकाउंट एंट्री चल रही हैं। लेकिन ये इशू वो अकाउंट डिस्क्लोज अपना छुपाने का केस नहीं है। ये केस ऐसा है कि कई जगहों से पैसे आए हैं और वो रिश्वत के पैसे हैं और अकाउंटों से रूट होके, यानी तरीका इसे लेयरिंग की है। यानी जैसे ऑफशोर कंपनी के पीछे कॉर्पोरेट अनवेल किया जाए तो असल लोग सामने आ जाएंगे। आज तक ऑफशोर कंपनियों के नीचे सामने नहीं आए। आपके सामने तो अभी नवाज शरीफ खानदान की कोई 12 कंपनियां आई हैं, ये तो कोई 24-25 के करीब या 30 के करीब ऑफशोर कंपनी है। ख्वाजा आसिफ के वाले से भी आ गया, हसन इकबाल, यानी बहुत ज्यादा इशू जो है ना। तो यहाँ जब तक वो चीजें सामने नहीं आती, इट्स नॉट एन इजी टास्क। लेकिन हमें इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बाकायदा एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी कि FIA भी रहे, उसके अंदर नैब भी मौजूद रहे, उसके अंदर SEC भी, स्टेट बैंक भी, कॉर्पोरेट लॉयर भी, और वो सारे लोग बैठ के इस चीज को अनर्थ करें। इतना आसान काम नहीं है। और आपने देखा कि सिंध के कई ऑफिसर कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है
कि अपना गालबन डेट 26 के लिए ले गए हैं कि जो जो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे चीफ सेक्रेटरी वगैरह सबको बुला लिया है। ये हमें जो बात सबसे जरूरी समझने वाली है ना, आपकी अपोजिशन को अगर उन्होंने करप्शन नहीं की तो इससे बेहतरीन मौका क्या है। शहबाज शरीफ कहते थे कि और मैंने तो एक धेले की करप्शन नहीं की, यहां तो खरबों रुपए की करप्शन की बातें हैं। आपके सामने मौका मिल गया है, आप जाएं जाके बेगुनाही साबित करें। और नैब यहां बैठ के, ये सारे इदारे बैठ के फोरेंसिक साइंसी बुनियादों के ऊपर कोशिश सारे कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक नैब की परफॉर्मेंस से किसी हद तक मुतमिन हूं, पर बहुत हद तक मुतमिन नहीं हूं। अच्छा, मैं अजहर साहब इस बात पर आता हूं आपकी नैब वाली। अजहर साहब मुझे ये बताइएगा, ये फरमाइए कि अभी जो हम जिक्र कर रहे थे आपके इल्म में इस बारे में, क्योंकि हमने जो शहबाज शरीफ साहब की जो इस पर रिपोर्ट है, रिमांड रिपोर्ट, उसमें लिखा है जी कि फवाद हसन फवाद ने कॉन्प्रो से बाकायदा इस पर रिश्वत ली, ब्राइब लिया, और वो ब्राइब किस सिलसिले में लिया उसकी तहकीकात मजीद होनी चाहिए, कितना लिया उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। फिर एक और जिक्र जगह है जहां पे 5 करोड़ रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हुए। सर, ये फवाद हसन फवाद के जो किस्सा है वो हमने सुना है, वो जाके बाकायदा रोया है शहबाज शरीफ साहब के सामने, फिर उन्होंने चुप कराया शहबाज शरीफ साहब ने उसको लाहौर के अंदर नैब के ऑफिस में, और फिर वो बड़ी एक जो कहानी वो बड़ी अजीब सी सेंसेशनल सी है। ये क्या मामला हुआ फवाद हसन फवाद ने जो किया वहां पे जाके नैब के दफ्तर में? फवाद हसन फवाद जब लाहौर में पेश हुआ, मेरे एसोसिएट वहां मौजूद थे, वहां जाकर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ये सारा जितना कुछ भी किया है मैंने नवाज शरीफ के कहने पे किया है। यहां भी क्या हो रहा है कि मेगा करप्शन के नीचे ईपीसी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिए जाते हैं चंद कॉन्ट्रैक्टर को, या चाइना में है या टर्की के अंदर है या लोकल है। वो पैसा जब जाता है उनको, तो वो पैसा अगर बाहर गया है तो जाना यही है कि अगर 100 रुपया लिया तो 100 ही जाएगा, बाहर डिस्ट्रीब्यूट होता है और पैसा जाता है ऑफशोर कंपनी में। ये बड़ा एक टेक्निकल काम है। अगर पाकिस्तान के अंदर है तो जब अकाउंट में चेक जाते हैं तो चेक होने के बाद वो चेक अगर आप आज भी फोरेंसिक कर लीजिएगा, वो चेक यानी आज अगर चेक गया है कोई 1 अरब रुपए का, वो तीसरे चौथे दिन कैश की शक्ल में निकलेगा। वो पैसा निकलेगा, निकल के फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा चंद जगहों के ऊपर, ऐसा आपको नजर आएगा जहां अकाउंट में गया। तो ये फोरेंसिक जब होगा, यानी ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन नैब के पास शायद उतने ऑफिसर नहीं है, जिसकी वजह से मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना कि हमारे पास वो या तजर्बा नहीं है या वजह यह उतने ऑफिसर नहीं है। चेयरमैन नैब काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब तक इसमें ऐसी टीमें नहीं आएंगी, फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं आएंगे, और जो असल हकायक हैं, मुल्क से बाहर पैसा गया है। चाइना में याबेट में क्या हुआ था, ये तो सिर्फ एक कंपनी है ना, इतनी ढेरों कंपनी है कि जहां पर खरबों रुपए की यानी अरबों रुपए इशू नहीं है, और प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान में कितनी खरीदी है, पाकिस्तान से बाहर कितनी खरीदी है। ये अब सवाल ये है कि कितना टाइम जो है ना इस सारे मसले में दे रहा। आने वाले दिनों में नजर यही आ रहा है कि तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, इकट्ठी होके बाकायदा एक तहरीक की शक्ल में लाएंगी, ताकि आप उनके असल हकायक ना जान सके। ये डिपेंड करता है हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे जितने इदारे हैं वो किस हद तक इस मामले में खड़े होते हैं, या हमारी फेडरल गवर्नमेंट किस हद तक खड़ी होती है। आप बात कह रहे हैं सियासी जमातों की, राजा मेरे बात साहब, मुझे तो लगता है कि इस सिस्टम के जो भी मुस्तफीद हुआ है, वो सियासी जमातें हो या ब्यूरोक्रेसी हो। इमरान खान साहब भी हवाला दे रहे थे कि चंद ब्यूरोक्रेट्स हैं इस पर जो साबका हुकूमत के हैं, वो रखने डालने या काम नहीं करने दे रहे, अथॉरिटी रिट नहीं बनाने दे रहे गवर्नमेंट की। तो ये पूरा सिस्टम है ना, शायद इसमें मीडिया के लोग भी हों, इसमें लॉयर्स कम्युनिटी के लोग भी हों, इसमें बहुत से लोग हों, इट्स अ होल सिस्टम जो काम कर रहा है और इन प्लेस है अभी भी, जिसने पूरा फायदा उठाया इस मुतबादिल इकोनॉमी से। राजा साहब जी सफियान, सबसे पहले तो ये जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, आपका ये जो ऑडियो सिस्टम है, मैं अपने दोनों जो मोअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एक बात भी नहीं सुन पाया। तो ये ऑडियो सिस्टम थोड़ा सा, ये वाला सिस्टम भी हमेशा ही ऐसे ही होता है यहाँ पे। एनीहाउ, अभी आ जाए हम केस की बात करें। हाँ जी, आपने जो बात की कि ये इसमें खाली ब्यूरोक्रेट्स, आप देखिए कि ब्यूरोक्रेट्स किसके जरिए काम करते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे चंद बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े लैंड माफियाज हैं, ठीक है। असल आप ये जो है ना 100 बड़ी मछलियां अगर आप पकड़ते हैं ना, तो आपको बिल्कुल इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सॉर्ट आउट कर लें कि जी हमने 50 बड़े ठेकेदार पकड़ने हैं, 50 बड़े ब्यूरोक्रेट्स पकड़ने हैं, 50 हमने मीडिया में लोग देख लेने हैं, लॉयर्स कम्युनिटी में, डॉक्टर्स में। अभी तो इवन हमने डॉक्टर्स के केसेस सुने कि किस तरह अस्पतालों में, हमको तो शर्म आ रही है कि हमारे मुल्क में वाइस चांसलर्स भी अब करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस चीज को कर्ब करने के लिए जैसे
एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ऑप्टिक्स तो हम टीवी पे देख रहे हैं, ये लिस्टें भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। नैब को मैं जानता हूं कि नैब कभी भी इतने ज्यादा केसेस को अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएगी। तो इसको अगर वॉर लाइक फुटिंग्स पे आपने अगर रोकना है तो फिर इसमें एक्सपेंशन कीजिए, दूसरे अदारों से ले आइए। ये नहीं कि आप नैब के पास अब बजट नहीं है तो वो नहीं कर सकते, आप पुलिस से अच्छे अफसरान ले आइए, FIA से ले आइए, दूसरे महकमों से आइए। इवन अगर इसमें ये ऐसा एक नेशनल वो बन चुका है कि अगर फौज को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है तो कीजिए। ये इजाजत दे तो अगर एक छोटे से ब्रेक से बात आके यहीं से इस बात को जोड़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, अहम तरीन केसेस के ऊपर अहम हकायक आपके सामने रख रहे हैं। मेरे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपको समय पहले तो लेटेस्ट नैब की वो प्रेस रिलीज, इसके अंदर जिक्र है जी वही 297 बिलियन रुपीस रिकवरी या फिर प्ली बार्गेन के जरिए जो नैब को पैसे वापस आए हैं जी इस वक्त, वो स्टेट एक्सचेकर को वापस जो हुए हैं, या वो हाउसिंग सोसाइटीज के पैसे हैं जो पब्लिक एट लार्ज को वापस हुए हैं। उसके बाद ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और वो तमाम पैरामीटर्स का जिक्र है जिस पर नैब काम कर रहा है इंप्रूवमेंट के लिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी आता है उसके अंदर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस का विंग भी आता है। लेकिन 77% कन्विक्शन रेशो का जिक्र है इसके अंदर, और तकरीबन 4 लाख कंप्लेंट्स का भी जिक्र है जो अब तक इंसेप्शन के बाद आई हैं, और उनमें कितनी ऑथराइज हुई और फिर कितनी उसमें इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस और फिर रेफरेंसेस की सूरत में गई। ये सारी डिटेल्स इसमें मौजूद हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स की भी तफसीलात मौजूद हैं, और साथ में एक फहरिस्त आपको दिखा रहे हैं जिसमें कुछ लीडिंग पॉलिटिशियंस के नाम हैं और उन पर अहम केसेस हैं। और एक फहरिस्त और जो उस वक्त मेरे पास है जिसके मुताबिक ब्यूरोक्रेसी के अहम नाम, अहम MNAs एक्स और मौजूदा जिनके हवाले से इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर हवाले से चल रही हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, पहले आपसे आप बात कर रहे थे उसको कंप्लीट करते हुए कि नैब बेहतर हो सकती है। दूसरी बात सर, ये जो आप प्रोसिक्यूशन में रहे हैं, ये बेनामी जायदाद जब बनती है कोई लंदन या दुबई में, वो किसी और के नाम है, अब आप उसको प्रोसिक्यूशन में साबित किस तरह करते हैं कानूनी दलाइल के जरिए? क्या नैब को प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? ऐसा देखिए, नैब को जो प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए, सबसे पहले तो कोई ऐसे प्रोसिक्यूटर्स लगाए कि जिनको वाकई ही काम भी आता है, जिन्हें एक्सपीरियंस भी है और जो प्रोसिक्यूशन को समझते हैं। हमने हालिया देखा कि जो इतना स्ट्रॉन्ग केस था मियां नवाज शरीफ साहब का, नैब ने जिस अंदाज में उसको हाई कोर्ट में कॉन्टेस्ट किया है, और वो भी बाहर के ममालिक में एसेट्स का ही केस था और बड़ा सिंपल केस था, जिसको इन्होंने इनकी जो प्रोसिक्यूशन की कोताही या उसकी मिसमैनेजमेंट या उसका जो भी आप उसको लफ्ज दे दीजिए, उसकी वजह से ये खराबी हुई। नैब को एक और बड़ी जरूरी बात है कि इतने बड़े केसेस खोलते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में पीछे देखा था कि चीफ जस्टिस साहब ने कोई 1 माह पहले इनके प्रोसिक्यूटर को भी बुला लिया था और गालिबन चेयरमैन को भी बुलाया और कहा कि ये जो आपकी आनी जानी है, तो हम देख रहे हैं, डेली देखते हैं टीवी पे कि जी इतनी लिस्टें आ गई, इतने लोग आ गए, आप ये बताइए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन और क्या ये मंतकी अंजाम तक कोई एक केस भी पहुंच पा रहा है या नहीं। आपके हाथ से जो लेकुनस छोड़ दिए जाते हैं, फिर आपसे कहा जाता है कि जी अदालतें बरी कर देती हैं। फिर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया था, क्यों ना नैब की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाए, इसमें ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं ये खत्म जब तक नहीं होती। तो सफियान, ये तमाम चीजें हम स्क्रीन पे तो देख रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले विल जोन सी है, इंटेग्रिटी वहां पे होना मस्ट है, क्योंकि ये जो इतने बड़े केसेस हैं, ये अगर कल कलाम को हमने देख लिया, जरदारी साहब के केस 11 साल चलते रहे, अल्टीमेटली क्या हुआ कि जी फोटो कॉपीज थी, ओरिजिनल गायब हो गए। हमने ये मियां साहब का देखा, अगर इन केसेस में एक्विटल हो जाता है, फिर आप जितने मर्जी नीचे के लोगों को पकड़ लीजिए, लेकिन लोगों का एतमाद नहीं रहेगा इस इदारे पे। वजह यह है कि अगर इस मुल्क के मजबूत और बाअसर लोग और प्राइम मिनिस्टर्स अगर ये छोड़ दिए जाते हैं, इनके केसेस वीक हो जाते हैं, इन्हें प्रोसिक्यूशन में क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो फिर ये जो अकाउंटेबिलिटी का अमल है, जिसे हम देख रहे हैं कि जी कोई डीसी पकड़ लिया, कोई कमिश्नर पकड़ लिया, ये बेफायदा होगा। तो लेट्स स्टार्ट, ये चेयरमैन नैब को चाहिए कि इन केसेस को मजबूत करें, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हैं, 5 जजों ने सब कुछ निकाल के रखा हुआ है, लेकिन अगर उसमें भी खराबी हो रही है तो फिर ये दुरुस्ती की तरफ जाना मुश्किल लग रहा है। ये कुछ चीजें हैं जो हार्श हैं, लेकिन हमें अब ये टाइम है, वी शुड कॉल अ स्पेड। और इसी तरीके से
FIA में भी जल्दी और एक टाइम स्पेन रखें। ये नहीं कि जी एक अभी हम वो बलूचिस्तान के वजीर आला का आज से कोई साल पहले आपने प्रोग्राम किया था कि जी वो उसका पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल आई, लेकिन अभी तक हमें उस केस का कुछ पता नहीं। इसी तरीके से बेतहाशा दूसरे केसेस हैं जिन्हें हम सुन तो लेते हैं कि जी आज EBM की। राजा साहब एक चीज, क्योंकि अभी गजनफर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कहा कि जो ट्रायल स्टेज पे हो आप इस कन्वेंशनल चीज को चेंज करें। अब ये जो 29 नाम है इस फेरिस्त में जिनके खिलाफ केसेस या तो रेफरेंस या इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टेज में है, जिनकी फेरिस्त हम दिखा रहे हैं, सर कितनी रिकवरी होनी चाहिए? अगर सऊदी मॉडल ही को आप, जिसका आप भी हवाला दे रहे थे, कितनी आपको लगता है इनसे प्ली बार्गेन होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द अमाउंट आपके नजदीक, अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब सबको शामिल कर लिया जाए? अमाउंट डिटरमिन करना एक तो नैब के कानून में ये जो बहुत बड़ा एक फ्लॉ है, लैक्यूना है कि जो मर्जी एक ऑफिसर अरेस्ट होता है 10 को अरेस्ट नहीं किया जाता, एक सियासतदान को अरेस्ट कर लिया जाता है 10 खुले होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पर्पज ही ये होता है कि जब आपके पास वो बैठेंगे तो आपके साथ वो प्ली बार्गेन करेंगे। लेकिन जब आप उन्हें अरेस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर वो प्ली बार्गेन काहे की करेंगे? वो उनको पता है कि अदालतों में सालों साल केस चलते रहेंगे। अदरवाइज प्ली बार्गेन अगर होनी है तो नॉट लेस देन 95%, इससे कम पे कोई प्ली बार्गेन नहीं होनी चाहिए। जनाब ये कहां का कानून है कि अगर आप पकड़े गए और आपने 50% 60% भी दे दिया फिर भी आप विन विन है, चले 40% भी मिल गया और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। तो इस प्ली बार्गेन को रिविजिट करें। ये लोग अरेस्ट वाले जो इसमें सेक्शन 24 है उसको रिविजिट कीजिए कि जनाब पता हो कि जी ये एक नॉन कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल अगर ऑफेंस है तो फिर इसमें क्या वजह है कि 2 वज़ीर आज़म जो पुराने थे उन्हें तो किसी ने अरेस्ट नहीं किया, वो इससे संगीन केसेस थे जो मियां शहबाज शरीफ साहब का केस है, लेकिन यहां पे आके अरेस्ट होता है लेकिन वजूहात नहीं पता चल रही। तो नैब जब तक सख्ती से सफियान ये जो 90 दिन का रिमांड है ना, यकीन कीजिए अगर इसमें आप ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो 90 रोज बहुत ज्यादा होते हैं। अंग्रेज ने तो वो 14 दिन रखे हुए थे जो आम क्रिमिनल उसमें रिमांड होता है, तो 90 दिन में आपको एक एक चीज वो बता देंगे। लेकिन बात यही है कि अगर आपने सिर्फ टीवी के लिए उनको गिरफ्तार किया है और अंदर जाके तमाम फैसिलिटीज दे रहे हैं, गपशप हो रहे हैं सेरीना से और उधर से मैरियट से खाने उनको मिल रहे हैं, तो फिर ये नैब की ये चीजें इतनी कारामद नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, और गजनफर साहब आपकी तरफ आते हुए, साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपको शायद गालिबन किसी और शो में भी जाना है इस वक्त, आपका शुक्रिया ज्वाइन किया आपने। गजनफर साहब आपसे अगर मैं पूछना चाहूं कि ये जो सूरत हाल है इस पूरी के अंदर, आपने बात की कि किस तरह ये ट्रायल स्टेज और दीगर मामलात की तरफ जाना चाहिए। सर ये बिलखुसूस पंजाब में जो ब्रोकरी के साथ हुआ है, शहबाज शरीफ साहब का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है सर, वो क्या आपकी नजर में किस तरह का है कि एक एक बंदा 5 करोड़ रिश्वत ले रहा है, अरबों रुपए की जायदादें बना लेता है? ये क्या गवर्नेंस मॉडल था शहबाज साहब का? ये किस तरह से ये हो रहा था, क्या चल रहा था ये इस वक्त? गजनफर साहब, बात यह है कि मीडिया बात चीज़ों को एक कंसिस्टेंट तौर पर लेके आगे चलता है तो आपकी एक प्रोजेक्शन एक चीज़ होती है वो सामने ऐसे आ जाती है जैसे कोई सिंबॉलिक है। अब शहबाज शरीफ साहब की अब जो पंजाब गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो ज़मीनें वागुजार कराने के लिए जो स्टेट प्रॉपर्टीज थी उनसे आप उनकी कारकर्दगी का अंदाज़ा लगा लीजिए। आपकी मेट्रो की कोई फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनी थी, उसकी कारकर्दगी देख लीजिए। आपकी कोई जो आपकी ऑरेंज लाइन है ऐसी कोई फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनी थी। हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है काम करने का। अगर आप ग्रेड 17 के अफसर को ग्रेड 21 के अपॉइंटमेंट में और ग्रेड 21 के अपॉइंटमेंट अफसर को ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी बना के क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानना चाहता निकाल देंगे, तो क्या ये कोई गवर्नेंस मॉडल है? ये तो सेल्फ स्टाइल्ड मॉडल है कि आपने अपने जहन में एक चीज़ सोच रखी है, उसके मुताबिक आप काम करते हैं। अब इससे पहले भी एक और भी इनका PSO होता था जिसको उठा के इन्होंने बाहर भेज दिया, वो इनके साथ बड़ा वो ग्रेड 17 का अफसर था, उसको उठा के PSO। इसका ये कोई मॉडल नहीं है। कौन सा मॉडल है आप मुझे? अगर तो ये मॉडल था तो अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अपना जो जिस तरह मेट्रो की या जिस तरह ऑरेंज लाइन की जो चीज़ें हैं या उसके अलावा जो 56 कंपनियों, ये 56 कंपनियों में करप्शन का मॉडल सिस्टम का मॉडल है, ये तो करप्शन का मॉडल है शहबाज शरीफ ने। आप मुझे बता दीजिए जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ग्रेड 19 में, ग्रेड 20, ग्रेड 21 में नौकरी करते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा कोड के साथ आपके हर बजट में एक अनाउंस होता है कि ये बेसिक तनख्वाह होगी। तमाम उम्र लोग भुट्टो के ज़माने में, अयूब खान के ज़माने में
ज़ियाउल हक के ज़माने में, मुशर्रफ के ज़माने वो तनख्वाह लेते रहे, घर जाते रहे। ये कहाँ कौन किसने लिखा है इस मॉडल में? किस किताब में लिखा गया कि आप 56 कंपनियां बना के और उस शख्स को 5 लाख रुपए तनख्वाह देंगे, 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे? यहाँ पे आपकी कभी पंजाब गवर्नमेंट के सेहत का डिपार्टमेंट आप उठाए ना, इन्वेस्टिगेशन करें तो यहाँ पर पता चलेगा कि कुछ ऐसी सेक्रेटरी थे जिन्होंने अपनी एक सेक्रेटरी रखी हुई थी लड़की, और उससे तीन सड़कियां उनको गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी भी दी हुई थी और उनको अपनी तरफ से 10-10 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं, जिसका कारण खादिम आला को पता था या नहीं पता था? अगर पता था तो बड़े दुख की और अफसोस की बात है, तो उसका भी करप्शन का स्कैंडल आप निकालें। ये कौन सा मॉडल है मुझे बताइए ना? किस मॉडल के तहत हुकूमत चल रही थी? इस मॉडल के तहत चल रही थी कि आप पैसे लें और बाद जायदादें खरीद लें। आपने टर्की से कोई चीजें लेके आए, आपने उसमें सब्सिडी दी। सब्सिडी कौन पड़ता है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे कर रही थी ना। अगर ये भी अभी लोगों का किराया बढ़ेगा, सब्सिडी विड्रॉ होगी, जो मतलब है कम्युनिकेशन के ऊपर सब्सिडी अमूमन विड्रॉ, वो कहेंगे जी इमरान खान ने कीमत बढ़ा दी टिकट की। तो ये जो चीजें जात के लिए जब आप खेलते हैं ना, वो कोई मॉडल नहीं होता। जब आप सिस्टम को मजबूत करते हैं वो मॉडल होता है। यहाँ तो जनाब आप देख लीजिए, ये आप बात कर रहे थे अभी नैब की और नैब की इन्वेस्टिगेशन की। आपको याद है कि वो ये पुराना ये जो राजा परवेज अशरफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, तो एक नैब अफसर जो है उसकी डेथ हो गई थी। आज तक उसका मामला किसी ने इन्वेस्टिगेट किया? अयान अली का आपको याद है कि अयान अली का जो इंस्पेक्टर ने जो कर रहा था डीएसपी, उसको मार दिया गया था। क्या हुआ? हमारा क्या सिस्टम है इस मुल्क के अंदर? सही कह रहे हैं। मुझे किसी ने शुक्रिया अदा करना होगा गजनफर साहब आपका और राजा अमीराबाद साहब का और अजहर सिद्दीक साहब का, जिन्होंने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आपके सामने अहम तरीन केसेस रखे हैं और ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ब्यूरोक्रेसी, उसमें एमएनए, साबिक और हाजिर सर्विस, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी जायदादें, नैब इन्वेस्टिगेशंस, नैब का अज़म क्या है आखिरकार, सब आपके सामने रखा, बेनकाब किया। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।